नमस्ते, नमस्कारम, सत श्री अकाल। इस वाले लेक्चर में हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम्स देखेंगे, विच इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स फॉर फाइंडिंग द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सरफेसेस। कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी हैं, वो सब फॉर्मूला कैसे आया उसको देखते हैं। कंसिडर द रेक्टेंगल a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b एंड c लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू d। जो अगर आपको इस तरह से लिखना है इनइक्वालिटी के टर्म्स में एरिया रेक्टेंगल को, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। कैसे बोलोगे सर? a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, a से b के बीच में होना चाहिए और c से d के बीच में y की वैल्यू होनी चाहिए। सर ये क्या कहना चाह रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कैसे वो एरिया, वो रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? तो देखिए यहां से गौर से देखो कि दो एक्सिस बनाया मैंने, ये रहा आपका x एक्सिस और ये रहा लेट्स से आपका y एक्सिस। रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगल बना दे रहे हैं। अगर रेक्टेंगल बना रहे हो इसमें, तो इसमें लेंथ भी होना चाहिए, विड्थ भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये रहा आपका लेंथ, ये रहा आपका विड्थ या फिर ब्रेड्थ जिसको बोलते हैं। अब इसको वेरिएबल के टर्म्स में लेना है ना, तो मान लेते हैं ठीक है, चलो आप कोई इंटरवल के बीच में चीजों को परफॉर्म कर रहे हो। लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरवल a से लेकर के b के बीच में, a से लेकर के b के बीच में और c से लेकर के d के बीच में। इतना ही इंटरवल्स आपको है कि यू आर रिस्ट्रिक्टेड कि आपका x का जो वैल्यू है ना वो a और b के बीच में होना चाहिए और y का जो वैल्यू है ना वो c और d के बीच में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप x को बड़ा करते हो, मतलब आप इसमें कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो। सपोज मैंने ले लिया, एग्जांपल से समझते हैं, ये आपका 3 यूनिट्स है और ये आपका लेट्स से 7 यूनिट्स है, ये आपका 2 यूनिट्स है और लेट्स से आपका 8 यूनिट्स है। तो x का जो वैल्यू है वो 3 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 6.5, 7, कुछ भी हो सकता है। और y का 2 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो आप ऐसा कर ही सकते हो, ठीक है, चलो एक रेक्टेंगल आपका ऐसा बन जाएगा जहां पे आपने x ये लिया, y आपने यही कंसिडर किया। आपका रेक्टेंगल कुछ इस तरह से भी, ये भी रेक्टेंगल आपका बन सकता है अगर आपने x पूरा का पूरा यूनिट ले लिया और y का जो वैल्यू है वो कुछ इतना यूनिट्स लिया है। समझ में आ रहा है किस तरह से वेरिएशन हो रहा है? तो बस ये मुझे ये वेरिएशन दिखाना था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखो, कंसिडर द रेक्टेंगल a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b and c less than equal to y less than equal to d. Its area is what? b minus a into d minus c. अगर मान लो आप कंसिडर करते हो कि इसका एरिया निकालना है, तो इसका लेंथ निकालोगे ना, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? b माइनस a। ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा? दिस इज b माइनस a। और इसका विड्थ कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक अगर d है तो यहां से यहां तक अगर c है तो माइनस करोगे ना, तो c माइनस डी हो जाएगा। सो इस एरिया क्या हो जाएगा? b माइनस ए इंटू डी माइनस सी, क्योंकि d है तो d माइनस सी हो गया, b माइनस ए इंटू डी माइनस सी। समझ में आ रहा है? सो एरिया इज गिवन बाय दिस। कंसिडर इंटीग्रेशन a c से d फॉर इंटीग्रेशन a से b 1 इंटू dx dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c से d b माइनस a इंटू dy इज इक्वल टू b माइनस a इंटू d माइनस c। आपने ये किया है, तो इसको आप गौर से देखिए, इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x का लिमिट्स आएगा a से b, जो कुछ भी आएगा उसके बाद फिर y के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसके रेस्पेक्ट में जब किया आपने तब क्या आ गया? x, और लिमिट पुट करोगे तो b माइनस ए अंदर में आया। अब b माइनस ए आया है, इसको आपको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y का लिमिट डाल दो c माइनस डी, तो क्या आ गया? b माइनस ए इंटू डी माइनस ए। दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
आपको बाय डिफॉल्ट ये था और आपको ये फॉर्मूला से ये मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ अगर निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। अगेन वी नो दैट द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू से f1x। मान लेते हैं कोई एक कर्व है y इज इक्वल टू f1x और दूसरा कोई कर्व है y इज इक्वल टू लेट्स से f2x। एरिया निकालना है इस दो कर्व के बीच में, तो क्या होता है, ये वाला शेडेड वाला पोर्शन एरिया बन जाएगा, जो ये लिमिट है a से b के बीच में, है ना। आपको x का लिमिट जो है वो कांस्टेंट के टर्म्स में दिया है और y का जो लिमिट है वो फंक्शन के टर्म्स में दिया है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपको रेक्टेंगल ही मिले, हो सकता है कोई भी रैंडम कर्व मिले, उस कर्व के बीच का आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए तो आपको तो वही चीज चाहिए। तो अगर फंक्शन का आपको कोई भी रैंडम फंक्शन का आपको एरिया निकालना है, तब आप कर सकते हो इंटीग्रेशन f2x मतलब f2x माइनस f1x और इसका मॉड ले लीजिए, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यू नीड टू गो फॉर दिस एरिया पॉजिटिव वैल्यू। So integration a से b mod of f2x minus f1x dx, and this is nothing but the area of this region formed between these two curves. So consider the integration a से b f1x से f2x, और मैंने आपको 1000 बार बताया है कि जब भी आपका लिमिट फंक्शन के टर्म्स में रहे तो उसको बाहर में नहीं लिखते, अंदर में लिखते। सो अंदर में लिख दिया f1x f2x और अंदर में y 1 इंटू dy dx, तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन a से b मॉड ऑफ f2x माइनस f1x dx। पहले आपने इसका इंटीग्रेशन किया, ये किसका लिमिट है, ये y का लिमिट है, तो y का जब आप करोगे तो इसका क्या हो जाएगा y, और पुट करो फंक्शन तो f2x माइनस f1x हो जाएगा, और आपको मॉड लेना है, ध्यान रहे, तो आपने ये ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको x के रेस्पेक्ट में a से b में। अब फंक्शन डालो और इंटीग्रेट करो, क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। सो दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ द रीजन। दिस लीड्स अस टू द आइडिया दैट द एरिया ऑफ द रीजन t, जो कुछ भी रीजन है अंदर में, उसको इस तरह से, जैसे डबल इंटीग्रेशन 1 इंटू dx dy ओवर द रीजन t। सो अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो लिमिट्स आप जानते हो, a से b c से d 1 इंटू dx dy। लेकिन अगर कोई भी रेक्टेंगल नहीं है, कोई भी रीजन है जो दो कर्व से बना हुआ है, उस केस में आप लिख सकते हो डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन t 1 इंटू dx dy। क्लियर है इतना? उसी तरह से वॉल्यूम अगर निकालना है किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस का, तो 3 वेरिएबल्स होंगे आपके पास x y और z, तो आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम इज नथिंग, द वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द स्पेस v इंटू किस पे करना है आपको, 1 इंटू 1 का करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के, y के और z के रिस्पेक्ट में। बस अब क्वेश्चंस पे आते हैं, इससे और ज्यादा क्लैरिटी हो गया। जैसे मान लो कि एरिया ऑफ द एलिप्स बोला निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले आप मुझे ये बताइए कि इस एलिप्स को बनाएंगे कैसे, कैसे बनाते हैं इस एलिप्स को। आपके पास एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स बनेगा ना। तो लेट्स से ये रहा आपका एलिप्स, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो जानते हो, ये सब पढ़े हो बचपन में, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ए बी, ए मेजर एक्सिस, हाफ मेजर एक्सिस इज ए, हाफ माइनर एक्सिस इज बी, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस, दिस इज योर मेजर एक्सिस, और इसको बोला जाता है, कौन सा एक्सिस है ये, दिस इज योर माइनर एक्सिस। तो उसका लेंथ है ए और बी, उसका आपको एरिया निकालना है, और क्योंकि 1 है तो जाहिर सी बात है कि ओरिजिन से पास करें। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एक तरीका है कि आप ठीक है चलो एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, लिमिट डाल दो, जो कुछ भी है x का लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक, और रगेड़ दो पूरा, और y का लिमिट इस वाले फंक्शन, ये फंक्शन है जो आपका y का इधर और इधर फंक्शंस ले लो। ये रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि मुझे वर्टिकल स्ट्रिप नहीं लेना, मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है। सो लेट्स से आई हैव टेकन दिस स्ट्रिप, तो अब इस स्ट्रिप को ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर दौड़ा दो,
और x का लिमिट फंक्शंस के टर्म्स में डाल दो, तो वही करना है। ये सब आपको ये सब आप सीख चुके हो, तो ज़्यादा और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, उसका एरिया निकालना है। एंड द गिवन एलिप्स दिया हुआ है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। सो इस वाले चीज से आप क्या बोलोगे, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन a। तो आपको x का लिमिट पता चल गया, समझ में आया? अब यहां पे आइए, क्योंकि ये x का लिमिट आपको पता चल ही चुका है, तो आप इसमें फिर लगा दो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करिए। सो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो मॉड ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू दिस। बस आपका y का लिमिट मिलेगा। सो x का लिमिट आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिला है, y का लिमिट आपको एक फंक्शन मिला है। ठीक, सो एरिया ऑफ द एलिप्स क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन 1, एरिया निकालना है तो डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम निकालना है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन। सो डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy ओवर द रीजन दिस, ये है आपका रीजन। ठीक है, इस रीजन में करना है। ये तो रहा आपका एलिप्स दे दिया है, लेकिन रीजन कौन सा है, तो रीजन डिफाइन करेंगे ना। ये लेस देन इक्वल टू 1 वो एक रीजन बताएगा। अगर इक्वल टू 1 करते हो, समझ में आ रहा है ये क्या है, अरे इक्वल टू 1 लिखता है ना तो सिर्फ ये बाउंड्री कंसिडर होता है, वो एलिप्स बता रहा है। लेकिन आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया बोले तो ये सब कुछ निकालना है। तो इसको हम इस रीजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कर देंगे। तो ये पूरा रीजन इस वाले इनइक्वालिटी से डिफाइन हो गया। क्लियर है बंधु? x का लिमिट कैसे निकालते हैं, y का लिमिट कैसे निकालते हैं, ये भी सीख लिया आपने। एरिया ऑफ एलिप्स लगा दीजिए आप। डबल इंटीग्रेशन आपको सिखाया कि फंक्शन का जब भी कोई लिमिट रहे तो अंदर की तरफ तो रख दो फंक्शन। ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। लिमिट किसका है, y का है। तो अगर ये y का लिमिट है तो पहले dy लिखेंगे, x का लिमिट है तो पहले फिर बाहर में dx लिखेंगे। ये बताने का जरूरत है क्या, नहीं। इसको आप इंटीग्रेट करिए, dy का इंटीग्रेशन y होता है, लिमिट पुट करो, कुछ सिंप्लीफाई करो, ये आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करिए। डायरेक्ट फॉर्मूला आपका इंटीग्रल का बेसिक्स से आप इंटीग्रेट करिए। कॉन्स्टेंट्स का लिमिट है, पुट करिए और आपको फाइनली मिल जाएगा पाई ए बी। तो इस तरह से आपको याद भी रहना चाहिए कि एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी डायरेक्ट। एक एग्जाम्पल देख लिया सरफेस का, अब एक एग्जाम्पल देखो वॉल्यूम का, फिर चैप्टर क्लोज। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे, बट कोर्स कंप्लीट करना है, वरना हम लोग फिर मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सालों भर सालों कोर्स चलते रहेंगे तो इसलिए वो जस्टिफाइड नहीं। आप एक बेसिक जो एक डोमेन होता है उसको आप कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद तो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको कराएंगे, टेंशन मत लो। छोड़ के हम नहीं जा रहे हैं कहीं। जब तक 2021 का एग्जाम नहीं होता तब तक पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, हाँ बस वही है कि कोर्स हमें एक सारा 13 के 13 सब्जेक्ट्स का कोर्स कंप्लीट करना फिलहाल ज़रूरी है। कंप्लीट करने के बाद लेवल ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, जो कुछ भी है एक्स्ट्रा प्लस माइनस, वो सब हम लोग बाद में कर लेंगे, ताकि आप एक पैकेज मिल जाए, आपका फ्रेमवर्क रेडी हो जाए। हाँ, इतना कोर्स करने से मतलब माई बेसिक्स इज क्लियर कि हाँ मुझे अच्छे खासे स्कोर आ सकते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, यस यू कैन अटेम्प्ट एंड यू कैन पास विद गुड मार्क्स। पास कर जाओगे, अच्छे नंबर से पास कर जाओगे, लेकिन हाई स्कोर करने के लिए वो सब हम कराएंगे। चाप मत लो, अभी बहुत महीने बचे हुए हैं 2021 के लिए, तो हो जाएगा, डोंट वरी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये रहा आपका स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। हालांकि ये इक्वल टू रहना चाहिए, तो वो स्फीयर रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसके अंदर का स्पेस रिप्रेजेंट करने के लिए लेस देन इक्वल टू लिखा है। सो द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब 3D वॉल्यूम आप जानते हो किस तरह से निकालते हैं।
ट्रिपल इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द रीजन दिस। अब चेंजिंग टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। x को हम लिख सकते हैं r sin थीटा cos फाई, y को लिखा जा सकता है r sin थीटा sin फाई, और z को लिखा जा सकता है r cos थीटा। तीनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो मिलेगा r स्क्वायर। सो बट हमें यह भी पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किस रीजन में रहना है, लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर रहना है। तो हमको तो यह भी पता चला कि इसके बदले हम r स्क्वायर लिख सकते हैं, r स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब यही है कि मॉड r इज लेस देन इक्वल टू a, और मॉड r लेस देन इक्वल टू a का मतलब होता है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू a। हालांकि ये माइनस आप लिख सकते थे, माइनस a लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू a, बट आपको माइनस में नहीं जाना है, आपको प्लस में ही रहना है, पॉजिटिव में ही रहना है, इसलिए यहां पे स्टार्ट ही किया है 0 से। ध्यान रहे इस चीज का। जैकोबियन सिखाया आपको कि मॉड j हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। सो द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ r थीटा फाई इज गिवन बाय दिस। आपको रीजन लिमिट्स आप अच्छे से पता कर लीजिए कि r थीटा फाई मतलब आपको पता है कि कौन से डोमेन में आपको रहना है, किस रीजन में रहना है, तो उसका जो लिमिट होता है वो ये होता है। ध्यान रखिएगा कि ये कैसे बन रहा है कि जो r का लिमिट है वो 0 से a के बीच में होगा, जो थीटा का लिमिट है वो 0 से पाई के बीच में होगा, और ये फाई का जो लिमिट है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में होगा। सेमी सर्कल जो 360 डिग्री से घुमाना है तो पूरा स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सिखाया है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी, इस कोर्स में नहीं तो प्रीवियस कोर्सेस में, प्लीज उसको रिलेशन को काफी अच्छे से याद रखिएगा, उसके लिमिट्स को याद रखिएगा। बस इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको। एक्स वाई जेड को मैंने r थीटा फाई में कन्वर्ट किया अपने इजी के लिए। सो ट्रिपल इंटीग्रेशन 1 dx dy dz ओवर द स्पेस दिस। तो यहां पे आपको पता है कि क्या करना है आपको, तीनों ही कांस्टेंट है, तो क्योंकि वैल्यू वाले हैं तो उसको आप एकदम लास्ट में रखिए, और किसी कांस्टेंट मतलब एक वेरिएबल के टर्म्स में आ रहा है तो उसको एकदम लास्ट में रख दो। मॉड j dr d थीटा d फाई इंटीग्रेट करिए। मॉड j के बदले आप लिख सकते हो r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 4 पाई a क्यूब बाई 3। सो फाइनली आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज नथिंग 4/3 पाई a क्यूब, अगर उसका रेडियस है। पढ़े हो ना बचपन में, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, r मतलब रेडियस, यहाँ पे रेडियस a लिया है तो आप a लिख सकते हो। आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं था इसमें, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में सिंपल है, तो जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना आपको सहूलियत होगा। एक लेक्चर और बनेगा कर्व ट्रेसिंग पे, उसके बाद कैलकुलस पूरी तरह से साफ। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।